नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में बात करेंगे पुतिन के फौज की। पुतिन की फौज ने एक ऐसा पासवर्ड हैक कर लिया है जिसकी वजह से जेलेंस्की का डर 10 गुना बढ़ गया है। जेलेंस्की को अब इस युद्ध में ब्लैकमेलिंग का डर सता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस पासवर्ड में क्या कुछ खास है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पुतिन की नई ताकत का पता चलेगा। ज़ेलेंस्की ने हाइमर्स चलाया, एक के बाद एक कई रॉकेट आगे हाइमर्स की पूरी बैटरी खाली कर दी। और फिर देखिए, क्या हुआ। रूस के फौजी ठिकाने का यह हाल। यह है मेलिटोपोल, यूक्रेन का वो शहर जहां रूस का कब्जा है। यहां हमला करके ज़ेलेंस्की ने पुतिन की फौज को बहुत ज्यादा डरा दिया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि इस हमले में रूस के करीब 200 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन उनके दावे पर मोहर लगाएगा कौन। हालांकि पुतिन के लिए बड़ा सवाल यह है कि मेलिटोपोल पर हमला कहां से हो रहा है। रूस हाइमर्स के हमले को रोकने में क्यों नाकाम हो रहा है। पुतिन ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या करेंगे। मैप पर देखेंगे तो पाएंगे कि मेलिटोपोल से खेरसॉन की दूरी है 200 किलोमीटर और यहां से हमला करने के लिए ज़ेलेंस्की को चाहिए लॉन्ग रेंज रॉकेट, जबकि उनके पास 90 किलोमीटर रेंज वाले ही रॉकेट हैं। इसलिए यह हमला नीप्रो नदी के सबसे नजदीकी किनारे डोडजैनी का फासला है 90 किलोमीटर और यहां से यह हमला मुमकिन है। हाइमर्स के हमले ने रूस को बहुत परेशान किया है। खेरसॉन से भी रूस को इसीलिए पीछे हटना पड़ा क्योंकि यूक्रेन ने हाइमर्स के इतने रॉकेट बरसाए कि पुतिन की फौज उनके सामने टिक नहीं पाई। मेलिटोपोल की ये तबाही और यहां लगी आग बताती है कि पुतिन हाइमर्स के आगे काफी बेबस महसूस करने लगे हैं। खेरसॉन से पीछे हटने के बाद पुतिन की फोर्स का बड़ा ठिकाना अब मेलिटोपोल के आसपास ही बना हुआ है। लेकिन मेलिटोपोल टूटा तो पुतिन के लिए क्या होगा। मेलिटोपोल से मारियोपोल की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर है, यानी मेलिटोपोल भी खेरसॉन की तरह छूटा तो मारियोपोल में पुतिन के कब्जे पर खतरा मंडराएगा। मेलिटोपोल से क्राइमिया पेनिनसुला की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है और पुतिन मेलिटोपोल भी हारे तो क्राइमिया को ज़ेलेंस्की घेर सकते हैं और ये पुतिन की बहुत बड़ी हार होगी जिसका सदमा वो नहीं झेल पाएंगे। ज़ेलेंस्की पुतिन के लिए इसलिए बड़ा खतरा बन सकते हैं क्योंकि हाइमर्स की ताकत उनके पास है। लेकिन सवाल है कि कब तक। क्या हाइमर्स का कोई तोड़ नहीं। क्या हाइमर्स ही इस युद्ध का फैसला कर देगा और पुतिन को यह जंग हारनी पड़ सकती है। यहां रुकिए, पुतिन की फोर्स के पास इसका जवाब है और दावा ऐसा किया जा रहा है कि युद्ध में हाइमर्स के दिन पूरे हो चुके हैं। रूस को यह पता चल गया है कि हाइमर्स -20 डिग्री तापमान में काम करना बंद कर देता है, यानी ठंड बढ़ी तो हाइमर्स रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से जाम हो जाएगा। -20 डिग्री का मतलब ऐसी ठंड जब मशीन तक जम जाती है। यह हाइमर्स का पासवर्ड हैक करने जैसा है और पुतिन ने ऐसा करके ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ी टेंशन में डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि ठंड बढ़ते बढ़ते हाइमर्स एक सिटिंग डक बनकर रह जाएगा। अंग्रेजी में यह टर्म ऐसे टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका शिकार बहुत आराम से किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक हाइमर्स के 20 सिस्टम भेजे हैं और इसके हजारों रॉकेट भी नेटो के जरिए सप्लाई किए गए हैं। रूस की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि हाइमर्स को रोकने के लिए उनके पास बहुत बड़ा हथियार आ गया है। ये हथियार कोई नया एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि एक नया सॉफ्टवेयर है जिससे उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। ये सॉफ्टवेयर अब हाइमर्स के रॉकेट को रोकने में ज्यादा सटीक साबित हो रहा है। ये हाइमर्स की रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री यानी उसके फ्लाइट पाथ को ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रैक करके उसे रोक सकता है।
यूक्रेन युद्ध के बीच जब ज़ेलेंस्की हाइमर्स से अलग अलग मोर्चे पर रूस पर बमबारी कर रहे हैं, तब बीच में ऐसी रिपोर्ट भी आई कि रूस के हाथ एक हाइमर्स मल्टी रॉकेट सिस्टम लग गया है। इसके बाद रूस ने इस सिस्टम को बारीकी से देखा और इसकी खूबियों और कमियों को बहुत अच्छी तरह से परखा, और जो बात फिर सामने आई उसने रूस को चौंका कर रख दिया। रूस के फर्स्ट आर्मी कोर के एक अफसर ने जो दावा किया उसे गौर से समझिएगा। Работаю по натовским вооружениям «Химарс». रूस ने हाइमर्स के रॉकेट को भी जांचा परखा। उसके रॉकेट के हिस्से रूस के लैब में भेजे गए और उससे बहुत चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। हाइमर्स का रॉकेट माइनस तापमान के बाद दिक्कत करना शुरू कर देता है और रिपोर्ट है कि -15 से 20 डिग्री पर यह काम नहीं करता है। इसलिए ज़ेलेंस्की को फिक्र इस बात की है कि जब तापमान -20 डिग्री होगा तो हाइमर्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यूक्रेन के कई हिस्सों में सर्दी के दौरान तापमान -25 से 30 डिग्री तक चला जाता है और यही वो वक्त होगा जिसका पुतिन को इंतजार है। जब पूरा यूक्रेन बर्फ से घिरा होगा तब हाइमर्स के लिए रॉकेट फायर करके अपनी पोजीशन बदलना भी आसान नहीं होगा और ऐसे में ये रूस के जवाबी हमलों का टारगेट बन सकता है। इसलिए हाइमर्स के लिए आने वाली कड़ाके की सर्दी में छुपना भी आसान नहीं होगा। देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की ने अपने नए हथियार दिखाए हैं, तो पुतिन ने उसके खिलाफ स्ट्रेटजी तैयार की है। पुतिन यूक्रेन को मिले उन तमाम आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियार रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए हैं। पुतिन खासकर ऐसे ही हथियारों को उड़ाने का ऑर्डर भी दे रहे हैं। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया गया है। इस ऑपरेशन में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमोव 52 भी इस्तेमाल किए, जिनकी हवाई बमबारी में ज़ेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद की बारिश की जा रही है। इन हथियारों से ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। इनमें हाइमर्स रॉकेट की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा। इनमें M777 का गोला 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में गोला दागता है। इनमें हार्पून मिसाइल की रेंज तो 250 से 300 किलोमीटर तक होती है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिली M777 तोप दिखाई कि कैसे उसके धमाकों ने रूस की सेना के पैर उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। US made. The M777 US. पुतिन ने जवाब दिया और बता दिया कि अमेरिका से मिली M777 तोप को रूस ने ढूंढ कर खत्म करना शुरू कर दिया है। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिला हाइमर्स मल्टी रॉकेट सिस्टम दिखाया कि कैसे उसकी रेंज में रूस के बड़े मिलिट्री ठिकाने आने लगे हैं। खेरसॉन में मिली जीत के बाद तो ज़ेलेंस्की ने इस रॉकेट सिस्टम की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अब पुतिन ने इसका जवाब भी देना शुरू कर दिया है। पुतिन ने बता दिया है कि अमेरिका से यूक्रेन को मिले हाइमर्स सिस्टम को उसने चुन कर तबाह करना शुरू कर दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की को अमेरिका से मिले हथियारों पर बहुत ज्यादा यकीन हो रहा है, क्योंकि इसने खेरसॉन जैसा शहर वापस हासिल किया, जबकि कई मोर्चों पर वापसी की कोशिश भी की है और वो कामयाब भी होती दिखाई दे रही है। मेलिटोपोल में हुआ हाइमर्स का हमला भी यही बात साबित करता है। जाहिर है कि इन लंबी दूरी के हथियारों से रूस को नुकसान भी उठाना पड़ा है। इनमें M777 तोप तो बहुत ही सटीक है। इसकी फायरिंग स्पीड बाकी तोपों के मुकाबले गजब की है। ये हल्की भी है और इस्तेमाल करने में तो ये बहुत ही आसान बताई जाती है। M777 तोप 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक 155 मिलीमीटर का गोला दाग सकती है। फायरिंग रेट भी बेहतरीन है। 1 मिनट के अंदर ये 4 गोले दाग सकती है। वजन 4000 किलो है, इसलिए इसे एक हेलीकॉप्टर से भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मशहूर इस तोप ने यूक्रेन की फौज का गिरा हुआ हौसला एकाएक बुलंदी पर पहुंचा दिया है। M777 अकेला बड़ा हथियार नहीं है। दुश्मन पर आग के गोले बरसाती ये है जर्मनी की सबसे भरोसेमंद आर्टिलरी। नाम है PZH-2000।
जर्मनी की ये तोप रूस में यूक्रेन की फौज पर कयामत बनकर छूटी है। ये तोप 1 मिनट में 155 mm के 9 गोले दाग सकती है। इसकी फायरिंग रेंज 36 किलोमीटर है, जबकि PZH-2000 को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना काफी आसान है, क्योंकि ये टैंक नुमा करियर पर माउंट करके बनाई गई है। ये वो सिस्टम है जिनकी जरूरत यूक्रेन को इस वक्त बहुत ज्यादा है। यही देखकर नाटो और अमेरिका यूक्रेन को लगातार आधुनिक हथियार भेज रहे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अभी इससे यूरोप के कई देशों की सेनाएं पहले से लैस हैं। हालांकि अभी सवाल यह है कि हाइमर्स का जो पासवर्ड पुतिन ने क्रैक किया है, उसको ज़ेलेंस्की कैसे रिस्टोर करे। रूस के अंदर क्या चल रहा है, कोई खबर आसानी से बाहर क्यों नहीं आती? दरअसल रूस के बारे में दुनिया वही देखती है जो पुतिन दिखाना चाहते हैं। सब कुछ पुतिन के कंट्रोल में है। लेकिन पुतिन के एक समर्थक ने रूस की आर्मी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है, जिसने पुतिन की बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी है। क्या है ये दावा और पुतिन के दिमाग में अब क्या कुछ चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुतिन के टारगेट पर काले सागर का कोहिनूर। आखिर क्या है ये काले सागर का कोहिनूर जो पुतिन को किसी भी कीमत पर चाहिए? आखिर काला सागर में मौजूद वो कौन सा बंदरगाह है जिस पर पुतिन का कब्जा होते ही ज़ेलेंस्की को भी हार माननी पड़े? आखिर वो कौन सा शहर है जिसमें बसती है पूरे यूक्रेन की जान, जिसके हाथ से निकलते ही पूरे यूक्रेन का मनोबल टूट जाएगा और बाइडेन से लेकर ज़ेलेंस्की तक बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स को पुतिन के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे? ओदेसा, काले सागर का कोहिनूर। आखिर क्या है इस पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह शहर का सामरिक महत्व और क्यों रूस की विशाल नौसेना अपने युद्धपोत ओदेसा के समुद्र तट पर तैनात करना चाहती है? सवाल ये है कि क्या पुतिन अपना ये सपना पूरा कर पाएंगे, क्योंकि रूस के आर्मी ऑफिसर ही अपने जनरल और सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन से काफी ज्यादा नाराज हैं। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि रूस के अंदर पुतिन के समर्थक एक राष्ट्रवादी ब्लॉगर ने यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में दौरा करने के बाद कही। अगर सेना ही बगावत कर देगी तो पुतिन का अखंड रूस वाला सपना कैसे पूरा होगा? और इन सब के बीच यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के सहमे और डरे हुए बच्चों को कैसे दी जा रही है डॉग थेरेपी, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ओदेसा की, जो मारियुपोल के बाद अब पुतिन के टारगेट पर। ओदेसा के बारे में सबसे अहम बात यह है कि खुद पुतिन के जनरल रमजान कादिरोव ने ये दावा किया है कि चेचन्या की अहमद आर्मी ओदेसा का पोर्ट सिटी जीतकर पुतिन को गिफ्ट कर देगी। ये बात कादिरोव ने तब कही थी जब खार्किव, इज्यूम और लिमान में पुतिन की आर्मी का सरेंडर हुआ था और पुतिन मॉस्को में मातम मना रहे थे। तब पुतिन का गम दूर करने के लिए कादिरोव ने कहा था कि उनकी आर्मी ओदेसा को जीतकर पुतिन को गिफ्ट करेगी ताकि पुतिन का गम दूर हो जाए। और शायद अब वो वक्त आ भी गया है, क्योंकि कादिरोव और रूसी फौज ने योजनाबद्ध तरीके से ओदेसा की पोर्ट सिटी पर हमले भी शुरू कर दिए। आखिर क्यों पुतिन को चाहिए ओदेसा? ओदेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओदेसा कीव और खार्किव के बाद यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ओदेसा यूक्रेन का एकमात्र गहरे पानी वाला बंदरगाह है। यूक्रेन अपना कुल और निर्यात का लगभग 70% समुद्र से करता है और इसमें भी 65% निर्यात और आयात ओदेसा के बंदरगाह से होता है। ये बंदरगाह राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से भी जुड़ा है। ओदेसा दुनिया के 100 से ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। विश्व स्तर पर माल निर्यात करने वाली कंपनियां ओदेसा में निवेश करना पसंद करती हैं। ओदेसा से पूरी दुनिया के लिए अनाज का निर्यात होता है। 2021 में यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश था। ओदेसा के बंदरगाह पर 2500 करोड़ किलोग्राम तक तेल और गैस का भंडार करने में सक्षम एक तेल गैस टर्मिनल भी है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की खुद ओदेसा में कई दौरे कर चुके हैं और ओदेसा में मौजूद यूक्रेन की आर्मी
और नौसेना को ये बात साफ साफ बता चुके हैं कि किसी भी कीमत पर ओदेसा का बंदरगाह पुतिन के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जो हाल मारियुपोल के बंदरगाह पर हुआ और कादिरव की आर्मी ने यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बरसाया, वैसा ही कुछ अगर ओदेसा में हुआ तो ये पूरे यूक्रेन के लिए संकट का सबब बन जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की पूरी इकोनॉमी ओदेसा बंदरगाह पर टिकी है। अगर ओदेसा बंदरगाह पुतिन के कब्जे में गया तो यूक्रेन अपना माल ही निर्यात नहीं कर पाएगा। अनाज उत्पादन के बाद भी जेलेंस्की अनाज नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि निर्यात का समुद्री रास्ता ही नहीं मिलेगा। यूक्रेन का दुनिया से संपर्क टूट जाएगा, क्योंकि ओदेसा में रूस की नौसेना यूक्रेन को ब्लॉक कर देगी। पुतिन भी ये जानते हैं कि यूक्रेन ने ओदेसा के अंदर सुरक्षा जबरदस्त तरीके से चाक चौबंद कर रखी है और परिंदा भी ओदेसा में पर नहीं मार सकता। शायद इसलिए ओदेसा का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए पुतिन ने ईरान के खतरनाक ड्रोन्स की मदद ली और इन ड्रोन्स ने निशाना ओदेसा के बिजली घरों को बनाया, ताकि ओदेसा के लाखों लोगों को -4 डिग्री सेल्सियस की ठंडक में बर्फीली हवाओं की मार झेलनी पड़ी। पुतिन का सिद्धांत एकदम साफ है, विरोध किया है तो अब सजा झेले। खुद जेलेंस्की ने बताया है कि ओदेसा में इस वक्त हालात कितने बुरे हैं। Удару іранськими дронами Одеса та інші міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 шахедів лише за одну ніч на суботу. Ось це. रूस ने ईरान के ड्रोन से ओदेसा के 2 बिजली घरों पर हमले किए हैं। इस हमले की वजह से यूक्रेन के ओदेसा शहर के अंदर 3 लाख लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। अक्टूबर में रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले पुल पर हमला हुआ था। उसके बाद से ही रूस ने यूक्रेन के बिजली घरों को टारगेट किया है। शनिवार को ओदेसा और मिकोलिव में रूस ने 15 ईरानी ड्रोनों से हमले किए थे। इनमें से 10 ड्रोन यूक्रेन की सेना ने आकाश में ही मार गिराए, लेकिन 5 ड्रोन तय किए हुए टारगेट पर सटीक हमला करने में कामयाब रहे। जेलेंस्की ने भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द ओदेसा के अंदर बिजली को रिस्टोर किया जाएगा। इसके अलावा नॉर्वे ने यूक्रेन को $10 करोड़ के बिजली उपकरण मदद के तौर पर भेजे हैं। कई और यूरोपीय देशों ने भी करोड़ों के उपकरण भेजे हैं। बिजली न होने से जो ठंड पड़ रही है उसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है यूक्रेन के बूढ़े और बच्चों पर। बच्चों और बूढ़े लोगों को यूक्रेन की सर्दी से बचा पाना भी इस वक्त जेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। यूक्रेन के 50 लाख बच्चों को इस वक्त ठंड से बचाना यूक्रेन सरकार की एक बहुत बड़ी चुनौती है। यूक्रेन के अंदर हो रहे बम धमाकों से यूक्रेन के बच्चे इस तरह से सहम चुके हैं कि यूक्रेन के बच्चों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, जिसे ठीक करने के लिए यूक्रेन की निजी सेवा संस्थान डॉग थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी डॉग और पपी की मदद से बच्चों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के इन सहमे हुए बच्चों को किसी तरह सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो जंग से लड़ रहे एक देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। У мене сім'я військова, і я підтримую усіх, хто зараз на фронті, щоб їм там було добре, як вдома. Батько військовий, тому самі розумієте, яка ситуація була. І не раз приходили, і діти все це бачили, тому для них це дуже-дуже сумно і відразилося дуже на них. Не дуже гарно, так скажемо. Тому сюди прийшли, щоб хоч якось розрядити цю обстановку, бо вони досі бояться любого стука. ऐसा नहीं है कि तनाव सिर्फ यूक्रेन के अंदर ही है। तनाव में तो रूस के लोग भी जी रहे हैं, क्योंकि रूस में जो लोग सेना के लिए लड़ने से इनकार कर रहे हैं उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। ये खबर भी ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित अखबार ने दी है। और रूस के लिए लड़ रहे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स भी अपने बॉस और पुतिन से भी खुश नहीं है, क्योंकि युद्ध भूमि के लिए न तो कमांडर्स के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं और न ही युद्ध को लेकर आवश्यक उपकरण और सप्लाई लाइन्स का ध्यान रखा जा रहा है। रूस की सिक्योरिटी सर्विस के पूर्व कर्नल इगोर गिरकिन, जिन्होंने रूस के द्वारा क्राइमिया का विलय करने का समर्थन किया था, उन्होंने भी रूस की आर्मी की आलोचना शुरू कर दी है और ये कहा है कि न सिर्फ रूस की आर्मी के ढांचे में सुधार की आवश्यकता है, बल्कि रूस की सेना के जनरलों को भी युद्ध जीतने के लिए और ज्यादा योग्यता दिखानी की वजह से
सारे आर्मी ऑफिसर्स पुतिन से भी नाराज हैं। कुल मिलाकर पुतिन के सिपाहियों के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि ये युद्ध पुतिन जल्द खत्म नहीं करने वाले, और जब किसी भी को ये पता चल जाता है कि वो एक अंतहीन युद्ध की तरह है, तो उसका मनोबल कमजोर होना बहुत स्वाभाविक है। यूक्रेन सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जर्मनी एक बार फिर से आगे आया है। मीडिया में दावा किया गया है कि जर्मनी अपने सबसे घातक टैंक यूक्रेन युद्ध में भेज सकता है। करीब 80 टैंक की खेप को यूक्रेन के बॉर्डर पर प्लेस किया जाएगा, जो महायुद्ध में रूस की परेशानी बढ़ा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे देखने पर सिवाय बर्बादी और तबाही के कुछ नजर नहीं आ रहा। दोनों ही देशों ने जंग के मैदान में अपना दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रूस जहां अकेले दम पर अपने किलर वेपन से कह ढा रहा है, वहीं यूक्रेन साथी देशों से मिलने वाले हथियारों का इस जंग में इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच रूस को परेशान करने वाली एक खबर पश्चिमी मीडिया में सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि जर्मनी अपने सबसे घातक लेपर्ड 2 टैंक को यूक्रेन भेज सकता है। करीब 80 लेपर्ड 2 टैंक को यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में तैनात किए जाएंगे। लेपर्ड 2 एक जर्मन युद्ध टैंक है जिसे कोल्ड वॉर के दौरान तैयार किया गया था। जंग की शुरुआत से यूक्रेन बेहद घातक हथियारों के लिए जर्मनी की ओर रुख किए हुए है। जर्मनी ने इससे पहले IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन भेजकर उसके आसमान को एक कवच दिया था, लेकिन रूस पर दम दिखाने के लिए यूक्रेन लगातार लेपर्ड 2 टैंक की मांग कर रहा था। लेपर्ड 2 जर्मनी का मेन बैटल टैंक है। ये 120 mm की L55 स्मूथ बोर गन से लैस है। लेपर्ड 2 टैंक से निकलने वाली गोलियां दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों के 450 मिलीमीटर के कवच को भेद सकती है। इसके अलावा ये टैंक 7.62 mm की MG3A1 गन से भी लैस है। इतना ही नहीं, लेपर्ड 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस है। इसकी फायरिंग रेंज 5 किलोमीटर तक है। महायुद्ध में टैंक कितने कारगर साबित हुए, ये इन दोनों देशों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेपर्ड 2 पर इसका नाम ही इसका दम दिखाने के लिए काफी है। यूक्रेन के कई साथी देशों के पास ये पहले से मौजूद है, जो रूस के लिए चिंता की बात है। जंग में पोलैंड यूक्रेन का साथी है, जिसने इससे पहले अमेरिका से अब्राम्स युद्धक टैंक की बड़ी खेप भेजने की रिक्वेस्ट की थी। करीब 116 टैंक भेजने की मांग की गई है, जिससे पोलैंड अपनी जमीन को मजबूत कर सके। अब्राम्स टैंक में 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी है, जो 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। टैंक मोबिलिटी, स्ट्राइक और फायरिंग में भी अव्वल है। 120 mm की गन लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। यानी इस वक्त 13 यूरोपीय सेनाएं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और तुर्की के बारूद गोदाम में घातक से घातक टैंक मौजूद है। खास बात यह है कि इनमें से कई देश रूस की सीमा के बेहद ही नजदीक हैं। ऐसे में लेपर्ड 2 टैंक के यूक्रेन पहुंचने के बाद रूस अपने पड़ोसी सपनों के युद्धक टैंक से गिर जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।